हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक जो मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आप पहले वो मॉक टेस्ट दे लें, जिसकी वीडियो जो है सुबह मॉर्निंग में आपकी जो है वो दी गई थी। उसके लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया था। पहले आप वो मॉक टेस्ट जो है वो आप अटेम्प्ट कर लें। अब उस मॉक टेस्ट का जो सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन, वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसमें पहला जो है वो जीके वाला पार्ट है, सेकेंड और थर्ड जो है मैथ्स और रीजनिंग का है, और लास्ट जो पार्ट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, जिसको हमने पूरा जो है वो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप चेक कर सकते हैं आपके यहाँ पे कितने मार्क्स जो है वो आए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर जो है जो हमारा उत्तराखंड डीएलएड में हमने मॉक टेस्ट करवाया था उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भीमपेटका की गुफाएं निम्नलिखित तत्वों में से किस एक के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो भीमपेटका हम सभी को पता है, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, और ये आपका जो है रॉक पेंटिंग्स यानी शैल चित्रों के लिए आपका क्या है, शैल चित्रों के लिए आपका प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश के संस्थापक की बात करें तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो आपका था महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद जो है वो नंद वंश का संस्थापक था। इसका जो अंतिम राजा था वो आपका घनानंद था। घनानंद को किसने हराया था? घनानंद को जो है चंद्रगुप्त ने हराया था आचार्य चाणक्य की सहायता से। तो इसका सही उत्तर आपका महापद्मनंद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां है। तो ये आपका कहां पे है, ये आपका कहाँ है, उड़ीसा में है। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन कभी कभार उत्तराखंड से भी आपका आ जाता है, तो उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे, उत्तराखंड का जो आपका है वो कहाँ पे है, कोसी कटारमल में है। कहाँ पर है? कोसी कटारमल में आपका सूर्य मंदिर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। विजयनगर साउथ का आपका एक राज्य है, इसके जो संस्थापक थे वो आपका हरिहर बुक्का थे। कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के जो आपके संस्थापक हैं वो आपके कौन है? हरिहर बुक्का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न मुगलों में से कौन अनपढ़ था। देखिए, अगर हम बात करें, बाबर से आपका शुरुआत हुई थी, ठीक है, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध आपका जीता था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो बाबर आपका जो है पहला मुगल था। उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद जो उसका बेटा था अकबर, ठीक है, अकबर आपका क्या था, अकबर जो है वो आपका अनपढ़ था। 13 साल की उम्र में ये जो आपका राजा बन गया था, इसने दीन इलाही धर्म की आपकी स्थापना की थी। मनसबदारी प्रथा की स्थापना आपका जो है वो भी आपका अकबर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म संसद में कहां भाग लिया था। तो बहुत ही फेमस आपका जो है ये भाषण आपका है, और ये आपका कहाँ पे था, ये आपका जो है वो शिकागो में आपका जो है, शिकागो में जो आपका है विश्व धर्म संसद में आपका भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय आपका कौन था। जलियांवाला बाग आपका कब हुआ था साहब? जलियांवाला बाग आपका जो है सन 1919 में आपका हुआ था। कब हुआ था? सन 1919 में आपका हुआ था। जनरल डायर का नाम आपने सुना हुआ होगा, ठीक है। तो इस समय आपका जो था वो था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो वायसराय आपका था। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 1942। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो सन 1942 में आपका हुआ था। गांधी जी ने जो है इस बीच में आपका करो या मरो का जो नारा दिया था, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी आपका जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ओके, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण का कार्य किसने किया था। आप लोगों ने सुना हुआ होगा। देखिए, भारत चीन मैकमोहन रेखा, ठीक है, भारत अफगानिस्तान डूरंड रेखा। तो भारत पाकिस्तान कौन सा? रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। वो रेडक्लिफ आपके कौन है? जिन्होंने भाई वो सीमा निर्धारण आपका किया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रेडक्लिफ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था। सरकारिया आयोग जो है वो आपका केंद्र राज्य संबंधों से आपका रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद करना है। एक ऐसी बलवंत राय मेहता समिति है, वो किससे संबंधित है? अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ओके, तो ये आपका कौन सा होता है? राष्ट्रपति शासन जो होता है 352 356। तो 356 जो है, 356 इसका सही उत्तर है। आपने ये 3 पढ़े होंगे, 52 356 360। 52 जो है वो इमरजेंसी के लिए आपका होता है, 3 ही बार इमरजेंसी आपकी लगी हुई है। 356 राष्ट्रपति शासन है। 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अभी तक जो है वो आपका नहीं लगा हुआ है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय निर्वाचन आयोग
में भी इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव आपके हुए थे कुछ समय पहले, और भी आपके चुनाव हुए थे, अभी कर्नाटक में आपका आजकल चुनाव चल रहा है, ठीक है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये अनुच्छेद है आपका 324। यहां पर एक क्वेश्चन आप और भी याद करेंगे, इस समय जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये भी आप याद करेंगे, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन है, ये आप याद करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी ऑफ इंडिया, ये आपकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति जो है वो आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी आपकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इजी क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कब लागू किया गया, ये लागू किया गया था आपका सन 2005 में। कब लागू किया गया, सन 2005 जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन होता है सन 1993 में। कब होता है, 1993 जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रेपो दर, ओके। देखिए यहां पे मैं आपको बताऊं, एक आपका है आरबीआई, आरबीआई के बाद आता है बैंक, बैंक के बाद आती है जो जनता, जो हम लोग हैं भाई, ठीक है। अब रेपो दर की अगर हम बात करें, रेपो दर आपका क्या है, आरबीआई जो है बैंकों को जो उधार देता है, आरबीआई जो बैंकों को आपको उधार देता है उसको हम आपका रेपो दर बोलते हैं। रिवर्स रेपो दर क्या कहते हैं, बैंक जिससे आपका वापस आरबीआई में जमा करते हैं उसको रिवर्स रेपो दर जो है वो रिवर्स रेपो दर आपका बोला जाता है। तो हमसे यहाँ पे रेपो दर पूछा हुआ है, तो रेपो दर का मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को जो उधार देता है। बैंक दर लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो है, लॉन्ग टर्म के लिए आपका होता है, तो ये आपको याद करना है। भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई में सन 1935 में आपका जो है गठन हुआ था। सारी चीज़ें जो है आप पढ़ते रहिएगा, वो आपके जरूर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये सेम वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी सन 1935 में आपकी जो है सन 1935 में इसकी स्थापना आपकी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से कब होता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से लेके आपका 31 मार्च तक जो है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा जो है वो फाइनेंशियल ईयर आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 19, द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी, ओके, आनंद डेयरी, अमूल से आप इसको समझ सकते हैं। आनंद डेयरी आपका कहाँ पे है, आनंद डेयरी जो है वो आपका गुजरात में है। कहाँ पे है आनंद डेयरी, जो है गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा यहीं पर आप एक क्वेश्चन और भी याद कर सकते हैं, जो हमारी श्वेत क्रांति है, व्हाइट रिवॉल्यूशन है, वो किससे संबंधित है, दूध से। कौन है साहब, वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, ओके, खरीफ की जो फसल नहीं है वो आपकी कौन है, वो आपकी मसूर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, ठीक है। कोयले में होती है भाई, धुआं बहुत निकलता है, न्यूक्लियर में भी आपकी होती है, पेट्रोल में भी आपकी होती है, सोलर में नहीं होती है। जो सोलर आपके हैं, सोलर सेल जो है, सोलर एनर्जी में जो आपका पॉल्यूशन का जो खतरा है, पॉल्यूशन का खतरा आपका नहीं बनता है। इसमें आपका जो है अगर हम बात करें विंड बीसी कैटेगरी में जो है वो आपकी आती है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर आपका जो है वो बढ़ने लगता है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, समुद्र का तल जो है वो आपका बढ़ने लगता है। तो हरित गैस नहीं है, वो आपकी कौन है, वो आपकी हाइड्रोजन है। कौन सी है, वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, चिपको वुमेन ऑफ उत्तराखंड, हु इज कॉल्ड चिपको वुमेन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की चिपको वुमेन किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका गौरा देवी को। किसको कहा जाता है, गौरा देवी को जो है कहा जाता है। चमोली का आपका जो रैणी गांव है, वहाँ पर आपका जो है महिलाएं जो हैं वो आपका पेड़ से चिपक गई थी, पेड़ को कटने से बचाने के लिए। तो पेड़ से चिपकने के वजह से ही इसको जो है वो आपका चिपको आंदोलन कहा गया। चिपको वुमेन जो है जिसने लीडरशिप वहाँ पे दिखाई थी वो गौरा देवी आपकी जो है, गौरा देवी आपकी थी। अगला क्वेश्चन, जहां एकल सींग वाला गैंडा पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा जो है वो आपका असम में पाया जाता है। असम में कौन सा,
जो है वो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज द राइट आंसर। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, कॉर्बेट सबसे पुराना सन 1936 वाला जो है वो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन नंबर 25, नंदा राजजात यात्रा प्रारंभ होती है। नंदा राजजात यात्रा जो है उत्तराखंड की आपकी बहुत फेमस है और ये नौटी से आपकी शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? नौटी से आपकी शुरू होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए उत्तराखंड में न्याय का देवता जो है वो गोलू देवता को बोला जाता है और गोलू देवता का जो आपका प्रसिद्ध मंदिर है वो चितई का मंदिर है जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, पिथौरागढ़ जिले का पाताल भुवनेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? पिथौरागढ़ जिले में जो पाताल भुवनेश्वर है वो आपका केव टेम्पल के लिए, गुफा मंदिर के लिए जो है, गुफा मंदिर के लिए आपका प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड में आयुध निर्माण एवं विकास संस्थान IRDE इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ये आपका कहाँ पे है? ये जो है ये आपका देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में। IRDE आयुध निर्माण एवं विकास संस्थान देहरादून। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी नृत्य शैली उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? ओके, तो ये आपका गरबा है। गरबा कहाँ पे? गरबा आपका गुजरात है। ठीक है, आप लोगों ने एक सीरियल अगर आप लोग देखते होंगे, आपके घरों में चलता होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो दया बहन है वो बार बार कौन सा डांस करते रहती हैं? वो गरबा ही करने में आपका रहती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को जो है 8 मार्च को आपका मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, धन्वंतरि पुरस्कार जिस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो धन्वंतरि पुरस्कार जो है वो मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। किसके फील्ड में दिया जाता है? चिकित्सा के फील्ड में जो है वो आपका दिया जाता है। पहले चिकित्सक कौन कहलाते हैं? धन्वंतरि कहलाते हैं। धनतेरस आप लोग मनाते हैं किसके लिए? इन्हीं धन्वंतरि के लिए। धन्वंतरि आपके कौन थे? आप लोगों ने समुद्र मंथन के बारे में पढ़ा होगा, उसमें अमृत लेके कौन आए थे? अमृत लेके यही आपका धन्वंतरि जो है वो धन्वंतरि आपके आए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल आपके कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल की बात करें तो जो है वो आपका मानेक शाह जो है वो आपका सही उत्तर है। इसके ऊपर अभी मूवी बन रही है, विक्की कौशल उसमें आपका जो है एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसी आपकी खबर है। और यहाँ पे आपका जो अगर क्वेश्चन और भी आपके बन सकते हैं कि भारत के पहले CDS आपके कौन थे, अभी जो दूसरे हैं वो आपके कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को आप जरा याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? ओके, चाइना मैन जो है वो आपका किससे संबंधित है? चाइना मैन जो खेल है, शब्द जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। IPL उत्तराखंड में कहा जाता है 3 ही चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कशन होता है, क्रिकेट पे, पॉलिटिक्स पे और बॉलीवुड पे। ठीक है, आप इनमें से किस पे डिस्कस करते हैं आप कमेंट में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, श्रवण बेलगोला संबंधित है? ठीक है, ये संबंधित है आपका चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये अगर हम बात करें तो ये आपका संबंधित है जो है जैनिज्म जो है। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी से इसका संबंध है। हम सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। इनके वंश में सम्राट अशोक होते हैं, उन्होंने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को जो है वो स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन आप पढ़ लें। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए नोबेल पुरस्कार हमारा मिला था। ठीक है, वो नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? वो नोबेल पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी को। किसको? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका कैलाश सत्यार्थी जो है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36, NEFT और RTGS, अब तो खैर सब UPI वगैरह ही सब आपका यूज करते हैं, बट NEFT और जो RTGS है ये आपका किसके लिए है? ये मनी ट्रांसफर के लिए है। किसके लिए है? मुद्रा अंतरण के लिए, मनी ट्रांसफर के लिए आपका जो है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना उड़ीसा में हुई? देखिए, पहली जो थी
पहली आपकी कृषि से संबंधित थी। पहली किससे संबंधित थी? पहली आपकी कृषि से संबंधित थी। 1950 में हमारा जो है योजना आयोग बनता है, अब तो उसको रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो उसकी जो दूसरी आपकी पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आपका आई थी। क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज हेडक्वार्टर्ड एट, इसका मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पे है? वॉशिंगटन में है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। व्हाट इज प्रकाश वर्ष? प्रकाश वर्ष आपका क्या होता है? लाइट द्वारा एक साल में चली गई कुल दूरी जो है वो आपका लाइट ईयर कहलाती है। लीप ईयर क्या कहलाता है? आप कमेंट में बताना चाहेंगे तो आप जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, Which was the first country to introduce GST in its system? GST लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो GST लागू करने वाला जो पहला देश था वो आपका कौन है? वो आपका फ्रांस है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रांस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां जम्मू कश्मीर में है, तो उससे रिलेटेड रेलवे सुरंग भी कहाँ पे होगी? उससे रिलेटेड आपका जो रेलवे सुरंग है वो भी आपकी जम्मू कश्मीर में होगी। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज नोन एज द इंडियाज स्पाइस गार्डन, मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा आपका केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ पर आए थे? कालीकट में आए थे। मेनली किस लिए आपके यूरोपियंस वगैरह आते थे? यहाँ पे आपका मसालों का व्यापार करने आपका आते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? विच क्रॉप रिक्वायर्स वाटर लॉगिंग फॉर इट्स कल्टीवेशन? इट इज चावल, धान। धान के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा आपको जो है वो पानी चाहिए होता है। राइस। क्वेश्चन नंबर 44, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जो है वो आपका किसने की थी? वो आपका चैडविक ने की थी। आप सभी ने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल चार्ज होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, नाभिक की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की जे टॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 45, लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसको जिंक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जिंक का। गैल्वेनाइजेशन इसको आपका जो है गैल्वेनाइजेशन इसको आपका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानीखेत, रानीखेत एक शहर का नाम भी है और एक बीमारी का नाम भी है। रानीखेत एक बहुत अच्छा शहर है। अगर आप अभी तक रानीखेत नहीं घूमे हैं तो रानीखेत जरूर घूम के आइएगा, बहुत अच्छा शहर है। रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है? तो रानीखेत बीमारी जो है ये आपका मुर्गियों से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? मुर्गियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ठीक है, इसका सही उत्तर आपका क्या है? इसका सही उत्तर है आपका द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? हम सभी को पता है उत्तराखंड की पहली राजभाषा हिंदी, दूसरी राजभाषा कौन सी है? दूसरी राजभाषा आपकी जो है वो संस्कृत है। संस्कृत दूसरी राजभाषा कब बनी? सन 2010 में बनी। तो संस्कृत ग्राम आपका जो है उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? अटॉर्नी जनरल यानी केंद्र सरकार को कितनी भी विधिक जो आपका कानूनी सलाह है, अटॉर्नी जनरल जो है वो आपके आर वेंकटरमण हैं। कौन है साहब? आर वेंकटरमण जो है इसका आपका सही उत्तर है। तो स्टूडेंट हमने जो है जीके के क्वेश्चन कर लिए। आप जो है वो आपको अरुण सर यहाँ पे मैथ्स के जो है वो क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। तो चलिए गाइस मैथ्स के पेपर के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, जब n को 6 से भाग कर रहे हो तो 6 4 आ रहा है
और उसको टू मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी 2n को 6 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, मान लेते हैं 10 है, 6 से भाग करें तो 4 रिमाइंडर, तो यहाँ पे डबल कितना होगा 20, 6 से भाग करेंगे तो 6 3 18, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। 100 से 200 के बीच में सभी संख्याएं ज्ञात करें जो 9 तथा 6 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो एक काम कीजिए, 9 और 6 का निकालो आप क्या, एलसीएम, तो ये 18 आएगा, तो 18 छक्का 108, तो पहली संख्या 100 और 200 के बीच में होगी 108, फिर इसमें आप जोड़ दोगे कितना, आप 18 का गैप ले लो, तो इसमें 18 जोड़ोगे 126 आएगा, फिर जाते 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 लास्ट वाली जो संख्या आएगी वो आएगी 198, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी ए एन आपके पास 198, ए आपके पास 108, डी आपके पास 18 है, कॉमन डिफरेंस है जो कि, तो यहाँ से एन आपका निकल के आएगा 6, यानी ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको बोला है कि भाई 4 की पावर 61, यहाँ पे 62, यहाँ पे 63, यहाँ पे 64 है, तो भाई 4 की पावर 61 कॉमन लो, तो 1 4 16 और यहाँ पे 64 आएगा, और ये किससे विभाजित होगा, तो ये आपका 10 से विभाजित होगा, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5, ठीक है। ये एक्चुअली आएगा क्या, आपका बताता हूँ, 4 की पावर 61 और यहाँ पे आएगा 85, और 2 गुणा 5 मैंने आपको बोला है, तो ये 5 से कटेगा और ये 4 की पावर 61 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 8 पुरुषों तथा 10 महिलाओं में से 5 पुरुषों और 6 महिलाओं की समिति कितने प्रकार से बनाई जाती है, तो भाई 8C5 और 10C6। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी 11760। वर्तमान में माँ और बेटी का आयु का अनुपात है 5:2, यानी 5x और 2x, तो ये आपकी एज हो गई, ठीक है, माता और बेटे की। तो 8 साल के बाद की बात हो रही है, तो 5x प्लस 8 और 2x प्लस 8, राइट, ये आपका 2:1 होगा। तो यहाँ से आपका x आप निकाल लेना, x आपका निकल जाएगा, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा, यानी 5x और 2x के बीच का डिफरेंस 3x है, तो 3x आपका निकल के आएगा 24, यानी x 8 आ रहा होगा, तो ये आपका 24 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो बहुत सिंपल सा सवाल है, 2 क्विंटल यानी 200 हो गया, मान लेते हैं x प्रतिशत है, तो x बट्टे 100 इंटू में 2.5, जो आपको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8000% निकल के आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या को उसी के 25% से गुणा किया जाए, ठीक है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप किसी संख्या को उसी के 25% से गुणा करते हैं, यानी x इंटू 25/100x, तो वह उस संख्या से 200% अधिक आता है, यानी 100% तो अपने आप में वो संख्या है, उसमें 200% अधिक है, मतलब 300% हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 12 निकल के आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और एक अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से, अच्छा, एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, ठीक है। तो एक को 60, एक को 40 मिला है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 60/100x माइनस 40/100x, राइट। तो ये आपका कितना आ रहा है 298, तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो मतों की संख्या निकल के आ जाएगी आपकी, जो कि है 1490, यानी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। समीकरण युग्म ये है और एक ये वाला है, ठीक है, के हल है, तो भाई आपको पता है, इसके लिए क्या करते हैं, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये चीज़ चेक की जाती है, तो यहाँ से बड़े आराम से इसका आप आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आप कह सकते हैं ऑप्शन सी कोई हल नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कोई हल नहीं है, इसका केस क्या होता है कि लास्ट में आपका ही क्या होगा, ये मतलब पैरेलल लाइंस होंगी, तो इसका मतलब क्या है, इनका कोई हल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, के किस मान के लिए समीकरण निकाय ये और ये के अनंत हल होंगे। अनंत हल का केस क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके आपको जो आंसर मिलेगा के का, वो मिलेगा 10, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों का खेल है, 12 आएगा, ठीक है। और अच्छा एक सेकेंड, ये रूट एक्स पूरा कंप्लीट है, या ये पूरा आपका ये कंप्लीट में है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पूरे को आप रूट पे ले सकते हैं, यानी कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये 0.02 है, तो जिसको आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका आंसर निकल के आएगा 0.0576। सिंपल सी चीज़ है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो नॉर्मली कैलकुलेशन है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब आपको पता है बॉड मास, बी बॉड मास यूज़ करेंगे तो पहले ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा, आप सभी को पता है। यहाँ भी पहले ऑफ सॉल्व करेंगे और उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन, जब इसका आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके बड़े इजीली आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन A2, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है और अन्य दो कोणों कोण 9:16 के अनुपात में, तो भाई 180 में से 55 आप माइनस कर दो, ठीक है। तो 180 में से 55 माइनस करोगे तो 125 निकल के आएगा, और 9 16 9 25, तो 25x बराबर इतना, तो x की वैल्यू कितनी की 5,
तो भाई एक तो हो गया 5 9 45 और एक 16 5 80, तो 45 80 आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी में। ठीक है भाई, एक अब ये tan ए है, तो मान लो ए वाला एंगल है, तो ये 20 और ये 21, पाइथागोरस से आपके 29 निकल के आएगा, तो कॉसे कितना निकल के आ जाएगा 21/29। कॉसे क्या होता है आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आगे बढ़ते हैं। तीन अलग अलग संख्याओं का लॉसो है 120। ठीक है, तो इनमें से कौन इसका मौसो नहीं हो सकता। तो एक चीज का ध्यान रखना, जो आपका लॉसो होता है वो मौसो से विभाजित होता है, तो इससे भी विभाजित हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, पर 35 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो यही आपका आंसर है। 35 से विभाजित का मतलब है पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका लॉसो है 84, तो भाई 3x और 4x संख्याएं होगी, लॉसो कितना आएगा 3 × 4 × x, तो भाई 84 है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 4×3 = 12, 12×7 = 84, तो x का मान 7 आ गया। और पूछा क्या आपसे, बड़ी संख्या बताइए, तो भाई ये आपका x आता है, तो 7×4 = 28, तो ये ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तथा ये है, ठीक है भाई, और इनका मौसो है x-3, तो ये मतलब कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है, तो p और q का मान बताना, तो भाई x इसको 0 के इक्वल करना, तो x का मान 3 आएगा, 3 को यहाँ डालना, तो ये इसको 0 के इक्वल रख देना। ठीक है, 3 यहाँ भी डालना, उसके बाद इसको भी 0 के इक्वल रख देना, तो यहाँ से आपकी दो इक्वेशन बनेंगी, और दो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा, आई थिंक इसका निकल के आ रहा है -5 और 6, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दो संख्याओं का लॉसो है 20 तथा यहाँ मौसो है 9। यदि एक संख्या 20 है, दूसरी संख्या बताओ, तो भाई ये लॉसो, दो संख्याओं का लॉसो और मौसो का जो प्रोडक्ट होता है वो उन्हीं मतलब उन्हीं दो संख्या के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो 20 × 9 बराबर 20 एक संख्या है, तो अगली x होगी, तो 20 से 20 कटा, तो x का मान कितना आ गया 9, यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 28 व 42 के लॉसो व मौसो का अनुपात निकालिए, तो 14×2 = 28 और 14×3 = 42, तो भाई यहाँ 14 तो कॉमन आ रहा है, तो मौसम नीचे आ गया, और लॉसो कितना होगा 14 कॉमन है, तो 2 और 3 बच रहा है, तो उसको भी ले लो, ये कटा, 3×2 = 6, 6:1, यानी आपका आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखते हैं। 0.16 का वर्गमूल, तो भाई सभी को पता है 0.4 होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं। अब इसे सॉल्व करना है, तो भाई ये कितना होगा, हाँ ये आपका है तो 0.08, फिर ये 0.01 इसमें ऐड करोगे, तो ये आपका आएगा 0.09, इसका अंडर निकालोगे तो ये 0.3, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये पावर एक्चुअली, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो बैलेंस करना है पावर को, 2×3 = 6 की पावर 3, ये 4×9 = 36, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ऊपर भी पावर 2 है, तो 6 की पावर 4, और इंटू में ये 3 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, तो 6 का क्यूब, तो 6×2 = 12, तो यहाँ 6 की पावर 12 आएगा। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड एक सेकेंड, ये 6×3 × 6 आएगा, 12 नहीं आएगा, तो भाई 6 और 3 9, 9 में से 4 गया आपका 5, तो यहाँ 6 की पावर 5 बचेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो यानी x+2 x+4 और ये x+6, 4 से भागा करेंगे तो ये 27 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका आएगा 24, तो जब ये x 24 निकल के आएगा तो इसमें आपको क्या करना है, आपको बड़ी संख्या बतानी है, तो 6 और जोड़ दो, 24 और 6 30, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 30 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन बी है करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, हाँ 31 मैचों में धोनी, इसको देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ध्यान से। तो 31 मैचों में धोनी का औसत रन 31 है, और अपने औसत में से 2 रनों की वृद्धि करने के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। तो देखिए सम ऑफ 31 मैच बट्टे 31 और औसत भी 31, तो सम ऑफ 31 कितना आ जाएगा, 31 × 31, जो कि होगा आपका 961। ठीक है, और इसको आप कितने रन और बनाना है जिससे दो का मतलब एवरेज बढ़ जाए, तो भाई एक्स रन मान लो बनाने होंगे, अब पारियाँ होगी 32, और एवरेज कितना बढ़ाना है 2 रन, तो पहले 31 था, अब 33 हो गया, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका निकल के आ जाएगा, जो कि निकल के आएगा 95, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अह, पुरुषों और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत उम्र है 25 वर्ष, तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले, हाँ अभी एक सुन लेते हैं थोड़ा सा और, अगर पुरुषों के समूह की औसत उम्र, सॉरी ठीक है, ये तो औसत मिला करके है, अगर पुरुषों की समूह की औसत उम्र 26 वर्ष है और महिलाओं की औसत उम्र 21 वर्ष है, तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ठीक है भाई, पहले महिलाओं की बात कर लेते हैं, तो महिलाओं का क्या हिसाब किताब है, टोटल महीना मान लेते हैं वाई है, तो उनका सम कितना आएगा 21 वाई, एज का सम, और अगर पुरुष की एज का सम निकालने से जरा, तो ये निकल के आएगा आपका 26
एक्स, जहाँ पे हमने एक्स ले रखा है कि टोटल यहाँ पे कितने रोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ के आपका पूरा क्या निकलेगा, 21y प्लस 26x अपॉन में ये x प्लस वाई आएगा, और ये कितना दे रखा है आपका औसत दोनों का मिलाकर के 25। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके निकल के आएगा x बराबर 4y। तो आपका x और y को मिला के टोटल कितना प्रतिशत होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। तो यहाँ पे आपका ये 4y और 1y, तो 5y, क्योंकि x समान 4y है, बराबर 100%। तो यहाँ पे y कितना निकल के आया 20, तो 20%। तो देखो इसको प्रतिशत से आप कंपेयर करके निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकल जाएगा। तो y यानी नंबर ऑफ महिलाएं हैं, तो ये आपका 20%, तो पुरुष कितने होंगे, 80% होंगे, राइट। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ए का 60% और बी का 3/4 हो तो ए और बी का अनुपात निकालो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका आपका आंसर आएगा 5:4, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ये वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि x अनुपात y 12:5 और z अनुपात y है, तो ध्यान रखना भाई, इसको y अनुपात z लिख लेना, अदरवाइज गलती कर दोगे आप, और गलती करोगे तो वो भी आंसर ऑप्शन में है, तो ऐसी गलती मत करना, अदरवाइज आपका गलत वाला आंसर आएगा। तो भाई कुछ मत करो, आपको x अपॉन जेड निकालना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इनको, x अपॉन वाई और ये y अपॉन जेड। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो y से y कट रहा है, तो x अपॉन जेड ही आपका निकल के आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा, तो ये आपका आ रहा है, या ये आपका आएगा 64/35। ठीक है, यानी ये आपका है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आपका, हाँ ये समीकरण, तो x प्लस वाई 13 है और 2x प्लस 3y आपका 32 है, तो इसके हल निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे y6 और x7, y6 और x7, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब ये बोल रहा है एक सेकेंड रुकिएगा, एक दिन में दिन में, अच्छा एक सेकेंड, एक सेकंड, ये राम की एक्चुअली आमदनी की बात कर रहा है। ठीक है, तो राम एक दिन में, राम की जो आमदनी है रवि की आमदनी से 3 रुपये ज़्यादा है। तो राम की जो एक दिन मतलब आमदनी है वो रवि से 3 रुपये ज़्यादा, तो मान लेते हैं उसकी आमदनी राम की एक्स है, तो रवि की वाई मान लेते हैं, तो ये 3 ज़्यादा है उससे, तो एक तो ये बना। और उनकी प्रतिदिन की आमदनी का गुणनफल 460 है, यानी एक्स इंटू वाई 460। तो यहाँ पे वाई का मान रख दो आप, कितना आएगा x-3 और ये 460। इसको आप जब सॉल्व करोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो कि आपकी है x² माइनस 3x माइनस 460 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे एक्स की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक तो निकलेगी 23 और एक निकलेगी आपका -20। तो नेगेटिव तो आमदनी नहीं हो सकती, तो 23 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अंक 1, 3, 4, 5, 6 का उपयोग करके अलग अलग अंकों के साथ सभी संभव 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो भाई ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, तो भाई यहाँ तो भरने के दो ही तरीके हैं, तो आपका 4 आएगा या 6 आएगा, सम संख्या की बात चल रही है, तो दो तरीके, 4 या 6 आएंगे। बाकी आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से अभी भर चुके हैं, तो इसको भरने के 4, इसको 3, इसको 2, तो 2, 3 या 6, 6 चक्को 24, 24 दूनी 48, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका, शब्द बुकलेट के अक्षरों को ऐसे कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि बी और टी हमेशा साथ साथ है। तो भाई बी और टी को साथ साथ आना है, बी टी को एक डब्बे में डाल दो, बाकी बचे कितने, 1 और 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और भाई ये हो गए 5 और 1, 6 मिला के 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, 6 डब्बे हो गए, और ये इनमें से कोई रिपीट हो रहा है, हाँ ओ रिपीट हो रहा है, तो भाई 2 के फैक्टर से डिवाइड मानना पड़ेगा। और ये बी और टी ये भी आपस में एक दूसरे को अरेंज, मतलब आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो इसका क्या अरेंज करने का तरीका कितना आ गया, 2 का फैक्टोरियल, जितने लेटर होंगे उतने का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2 के फैक्टर से 2 का फैक्टर कैंसिल हो गया, तो 6 का फैक्टर सॉल्व करेंगे, फिर 720 निकल के आएगा। प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत होगा। तो देखिए, पहले मान लो 100 होगा, 50% बढ़ा है तो 150 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 50, और जो महंगी प्याज का रेट है तो उसको नीचे डाल दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 3 आप 15 और 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 33 से 1/3%। आगे बढ़ते हैं, भाई ए का 60%, बी का, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिएगा, तो जो ए का 60% है वो बी का 30% है, और बी बराबर सी का 40% और सी बराबर ए का x%। ठीक है, तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन जैसा सब बोल रहा है वैसा सब रख के चलिए, और जैसे ही आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका x का जो मान निकल के आएगा वो 500 निकल के आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, जैसा बोल रहा है वैसा ही आपको करना है। अगला है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं
हाँ, कुछ वस्तुएं रुपए एक्स प्रति दर्जन, यानी प्रति दर्जन का एक्स रुपया उसने दिया, ठीक है, और तथा एक्स बाई एट प्रति वस्तु का बेचा, तो यानी खरीदा कितने में, प्रत्येक वस्तु को एक्स बट्टा 12 में। तो यहाँ पे एक्स बट्टा 8 में बेचा है, तो भाई ऑब्वियसली लाभ हो रहा है, तो एक्स बट्टा 8 में से एक्स बट्टा 12 को माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट निकल के आएगा। तो भाई प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देना, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, करेक्ट। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 50%। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका, एक वस्तु को इतने में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितने की इतने में बेचकर उसे हानि होती है। तो भाई इतने में बेचकर, इतने में बेचेगा तो मान लो एक्स का खरीदा होगा, तो लाभ, ये लाभ आया होगा एल, और ये लाभ किसके बराबर है, यही लाभ इतने में बेचकर हानि हो रही है, तो मतलब एक्स में खरीदा था, इसमें बेच रहा है, तो हानि कब होगी। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे कर लो पहले आप, हानि कब होगी, जब एक्स में से आप इसको माइनस करोगे, क्योंकि इसमें बेचने पे हानि हो रही है, तो आप सीपी में से एसपी को माइनस करोगे, तो ये लॉ, ये आपका, ये तो आपका है गेन और ये आपका है लॉस, ठीक है। तो दोनों इक्वल कर दो, दोनों इक्वल करोगे तो यहाँ से एक्स का मान आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो एक्स का मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 1623, ऑप्शन है। शब्द जज के अक्षरों में से ऐसे कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें स्वर एक साथ हो। तो भाई एक तो यू है और एक ई है, यू और एक को यहाँ डाल दो, बाकी बचे कितने, तीन, एक दो तीन, टोटल कितने हो गए, चार डब्बे, चार का फैक्टोरियल। कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे दो, इनको भी अरेंज कर सकते हो, दो का फैक्टोरियल। तो भाई चार का फैक्टोरियल, दो का फैक्टोरियल जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा, 40, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी धन राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है। तो भाई पहले तो ऐसा ही से निकाल दो इसको, नॉर्मली है, क्योंकि एक साल का ब्याज तो नॉर्मली दोनों में सेम ही निकालेंगे। पी इंटू आर है 8, ये टाइम अपॉन 100, एक साल की बात चल रही है तो एक आ जाएगा। तो भाई 8×6 = 48, तो 600 आपका पी निकल के आ गया। तो भाई नेक्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल आपको पता है चेंज होगा, तो 648 गुणा 8% का ब्याज, बट मतलब इंटू में एक साल का, एक साल की बात चल रही है, मतलब अगले साल की बात चल रही है, तो वो भी एक साल हो गया, और अपॉन 100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 51.84 रुपीज़। 1500 रुपये की धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 हो जाए। बहुत ही सिंपल सवाल है यार, ऑप्शन बी, बताने की कोई जरूरत नहीं है। भाई पी था, 3 पी हो गया, 3 गुना बोला ना, एक सेकेंड, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज इतना हो जाए। वेट वेट वेट, मैंने इसको दूसरा क्वेश्चन समझ लिया, माफ़ कीजिएगा। तो 1500 की धन, 1500 ये आ गया, और ये 3 वर्ष, और रेट पूछा है आर अपॉन 100, और ये है 180। सॉल्व करेंगे तो आपका ये 4% ही निकल के आएगा, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से उस व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। तो भाई 100 में बेचा है, 20 का लाभ हो रहा है, तो यानी कि उसने 80, 100 माइनस 20 करेंगे तो ये उसका क्रय मूल्य निकल के आएगा 80, ठीक है। लाभ 20 का 80 नीचे इंटू 100, 20 को 80, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 25% निकल के आएगा, यानी ऑप्शन 20 करेक्ट। कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। तो पी थी, 3 पी हो गई, 2 पी का ब्याज, ये पी इंटू आर, 8 है, टाइम अपॉन 100, राइट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 200/8, 25 8 200 होता है, तो 25% आपका क्या निकल के आएगा, सॉरी 25% नहीं, 25 वर्ष आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। टाइम की बात चल रही है, आगे बढ़ते हैं। तीन मित्रों पी क्यू आर ने मिलकर के व्यापार शुरू किया, क्रमशः 45,000 रुपये, 70,000, 90,000 का निवेश किया, तो 2 वर्ष में के अंत में, अच्छा दोनों ने 36-36 महीनों को लगाया, सॉरी 24-24 महीनों को लगाया, तो भाई ठीक है, ये 24 इंटू आएगा 45,000, रेशियो 24 इंटू 70,000, और ये 24 इंटू 90,000, राइट। इनका रेशियो निकालेंगे तो इनके लाभ का रेशियो भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। तो भाई टोटल लाभ इतने का हो रहा है, और क्यू का हिस्सा निकालना है, नहीं बीच वाले का हिस्सा निकालना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, यानी क्यू ओवर टोटल इंटू 164,000, सॉल्व करेंगे तो आपका 56,000 आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 12 रुपये प्रति लीटर की कीमत वाले दूध को, ठीक है, दूध में एक निश्चित मात्रा में पानी मिलाया जाता है, ठीक है, तो मिश्रण की कीमत 8 रुपये प्रति लीटर है। तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताइए। तो भाई 12 रुपये का दूध आपका हो गया प्योर, और इसमें पानी मिला रहे हो, तो पानी का कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, 0 रुपये हो गए, तो इन दोनों को मिलाने के बाद टोटल जो आप बेच रहे हो 8 रुपये प्रति लीटर बेच रहे हो, ठीक है। तो इनका गैप कितना आ गया, 12 8 का 4, और इसका गैप कितना आ गया, 8 ही आ गया। तो यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात कितना है, 8/4, यानी 4 दूना 8, 2:1 निकल के आया दूध और पानी का, पर उसने पूछा किसका है, पानी और दूध का, उसको पलट दो तो 1:2 आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट,
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को बी 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो बी अकेले इस पर 10 दिन काम करता है। तो भाई 10/15, एक दिन का काम इसका बी का कितना हुआ, 1/15, 10 दिन कर रहा है, 10/15। तो भाई ए कितने दिन में करेगा, ए मान लो एक्स दिन तक काम कर रहा है, और एक दिन का काम कितना है, 1/18, तो 1/18 इंटू एक्स, तो तब जाके काम कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका जो निकल के आएगा एक्स, वो निकल के आएगा 6 दिन, यानी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 16 पुरुष किसी काम को 8 दिन में, यानी 16 × 8, और 12 पुरुष को कितने दिन में करेंगे, तो 12 गुणा मान लो एक्स दिन में करेंगे। तो ये कितना आ गया आपका, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, तो 16 दूनी 32, 32/3, तो 10 सही 2/3, 10 होल 2/3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसे आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में और शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में पूरा करती है। तो आपको औसत गति बतानी है, तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, राइट, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो किलोमीटर में ही आपकी, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ देंगे, और टाइम जो आपका मिनट में, इसको फिर किस में कन्वर्ट कर लेना, आर में कन्वर्ट कर लेना। इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व करके आपका आंसर कितना आएगा, 52 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति आवर है, और इस मतलब इस स्पीड से चल रही है, तो इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड, तो भाई 180 इंटू 5/18 करना, आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो भाई 18 दाम 180 और बांधा 50 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। 3 निष्पक्ष सिक्के सिक्के फेंक दिए जाते हैं, तो कम से कम 2 बार टेल आने की संभावना बताइए। तो भाई 2 की पावर 3, यानी 8 टोटल केस बनेंगे आपका, और 2 कम से कम बोला उसने टेल। तो भाई एक 2 टेल वाले केस आपके 3 मिलेंगे, और एक केस ऐसा होगा, कम से कम बोला ना, कम से कम 2 बार टेल है, तो जिसमें एग्जैक्टली 2 टेल होगा वो तो 3 केस होंगे, और आपका कम से कम 2 बोला है, तो आप मैक्सिमम टेल वाले सारे केस लोगे, यानी 3 टेल वाला केस भी लोगे तो 4 हो जाएंगे, और टोटल 8 आपके आउटकम है, तो 4/8 यानी 1/2 आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। यदि एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप 34 है, तो मान लो, तो अच्छा, तो आयत का क्षेत्रफल निकालो। तो भाई क्या, अगर मैं ए लेंथ ले लूँ और बी क्या ले लूँ, इसका विड्थ ले लूँ, तो यहाँ पे √a+a² + b² कितना आएगा, 13, तो यहाँ से a² + b² कितना आ गया, 169, और एक आपके पास परिमाप है, यानी ट्वाइस ऑफ l+b, ये कितना है, 34, तो l+b कितना आ गया, ये आपका आ गया 17। ठीक है, तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, a+b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई 17 का स्क्वायर हो गया 289, और ये हो गया आपका a² + b² 169, और ये हो गया 2ab। तो यहाँ पे भाई इसको माइनस कर दो, 9 में से 9 गया 0, 8 में 6 गया 2, और 2 में से गया 120, ये 2ab आ गया, तो ab का मान कितना आ गया, 60। तो भाई 60 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई इतनी और इतनी है तथा उनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो भाई हाफ इंटू दोनों का एडिशन कर दो, 25 15 40 गुणा आपका 7, तो 20 आएगा ये, और 7 दूनी 14, 140, तो ये 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 ओके, 100वां क्वेश्चन है आपका। एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 15 है और इसकी ऊंचाई 9 है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी πRL। तो भाई ये आपका शंकु कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो ये आपका कितना है, 9 मीटर, और ये 15 है। तो भाई रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो ये आपकी निकल जाएगी 12, पाइथागोरस से निकालना आप। तो ये पाई ऐसे रखो, और रेडियस 12, और एल आपका कितना है 15, तो 15 दिन 30 हासिल लगो 3, 15 का मतलब 3 18, तो 180 पाई, तो 180 पाई यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, और आपके अगर देख लीजिए कितने आंसर सही हैं, तो आप जितना अच्छा स्कोर होगा तो उतना ही अच्छा आप पेपर में यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग के पेपर के सॉल्यूशन की, और आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से, या आपका जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, उनमें आपको विषम शब्द चुनना है। ठीक है, तो देखिए, ट्रक है, बस, स्कूटर, साइकिल। तो यहाँ पे ट्रक, बस, स्कूटर, साइकिल तीनों पेट्रोल से चलते हैं, और ये आपका क्या है, ह्यूमन एफर्ट है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, विषम शब्द है। नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में सजाएं तथा उसके बाद ज्ञात कीजिए, उस शब्द को ज्ञात करना है जो वर्णमाला या शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। तो आपको इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, तो जो आपका तीसरे स्थान पे जो वर्ड आएगा वो आपका आएगा लेटर। ठीक है, इसको आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
नीचे दिए गए प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात चार शब्द उत्तर के रूप में दिए हुए हैं। केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, उस विकल्प को आपको चुनना है। तो आपको देखना है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस वर्ड से मतलब इस वाले वर्ड से फॉर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, WASP, वो इससे नहीं बन सकता। करेक्ट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगला है आपका 7, 15, 32, 67 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है और लास्ट में 281 है। तो भाई देखिए 7 का डबल करेंगे 18 करेंगे 15 का डबल करेंगे 28 करेंगे 32, 67 का डबल करेंगे 38 करेंगे, तो आपका कितना आना चाहिए? ये आपका आएगा 138। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में लुप्त अक्षरों के सही अक्षर क्रम को ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटली 12 आपके लेटर हैं। ठीक है, इसमें 4 को ब्रेक कर लीजिए। 12 है तो इसको 3 इंटू 4 में आप तोड़ेंगे, या तो 3 के 4 टुकड़े बनेंगे या 4 के 3 टुकड़े बनेंगे। होने को 2 गुणा 6 भी बन सकता है, लेकिन इतना बड़ा फैक्टर आपको लेने की जरूरत नहीं है। 2 के 6 टुकड़े आप कह सकते हैं और 6 के 2 टुकड़े में तो ऐसा बहुत मुश्किल से ही टूटता है। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे करेंगे तो आपको 4 के टुकड़ों में तोड़ना होगा। 1 2 3 4, ये ब्रेक कर दो। फिर 1 2 3 4 ब्रेक कर दो। 1 2 3 4 ब्रेक कर दो। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, देखो ये आप चारों एक जैसे हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सेकंड पोजीशन पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स रख दो, और यहाँ पे देखो सेकंड पे एक्स है और थर्ड पे देखो यू है तो यहाँ पे यू रख दो। ठीक है, और ये आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हो एक्स एक्स यू डब्ल्यू, अभी चारों आपके सेम है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज राइट। नीचे यदि किसी ओके यदि किसी निश्चित कूट भाषा में हु आर यू, ध्यान से देखना, हु आर यू क्या लिखा है? 432। और दे इज यू क्या लिखा है? 485। दे आर डेंजरस, दे आर डेंजरस क्या लिखा है? 295। तो आपको बताना है कि डेंजरस का कोड क्या होगा। तो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, डेंजरस तीसरे वाले में आ रहा है तो हमें 2 और 5 को हटाना है। वो कैसे हटा सकते हैं? पहले आप इन दोनों में देखिए, सेकंड और थर्ड में यहाँ पे दे कॉमन है, तो यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे 5 कॉमन है, तो दे का हो गया 5। ओके, अब ऊपर वाले और नीचे वाले सेंटेंस को देखिए, इसमें आर कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 432 और 295 में 2 कॉमन है। तो ठीक है, आर का कितना हो गया? 2। बचा यहाँ पे डेंजरस, तो डेंजरस का कितना होगा? 9 होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यदि ENCRYPT को किसी कोड में VMXIVKG लिखा जाता है तो ARC को उसी कोड में क्या लिखेंगे? तो देखिए ये आपका 5 पे आ रहा है और ये आपका आ रहा है कितने पे? 23 पे। तो 23 और 5 27, सबको जोड़ के 27 आना चाहिए, ये इसमें कॉन्सेप्ट है। 14 और 13 27, तो इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ के 27 आना चाहिए। तो इसी तरह आपका A 1 पे आता है तो इसमें कितना जुड़े? आपका Z जुड़े, तब जाके 27 होगा। और 18 पे आता है तो इसमें आपका 9 जुड़े, 18 9 27 तभी होगा, तो I। सी 3 पे आता है तो इसमें कितना जुड़े? 24 जुड़े, यानी कि एक्स। जेड एक्स सबका आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देखिए ये आपका है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखिए 9 तियां 27, 9 छिक्का 14, 4 तियां 42, 4 छिंग 84, तो 7 तियां 21, राइट, 7 छिंग 42, तो यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिखाई गई संयुक्त रेखाकृति की सभी ज्यामितीय आकृतियों में कौन सा अक्षर आता है? ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको ई देखने को मिलेगा, करेक्ट, जो सभी में आ रहा है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित आरेख को ध्यान से पढ़िए और उन लोगों को ज्ञात कीजिए जो केवल एक भाषा बोलते हैं। तो देखिए प्योर वाले ये है जो सिर्फ एक भाषा बोलते हैं, बाकी क्या है? कॉमन वाले हैं, 2 बोलने वाले, 3 बोलने वाले। तो देखिए I प्लस जे प्लस के आपका आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है। यदि P का अर्थ प्लस, Q का अर्थ माइनस और R का अर्थ इनटू है और S का अर्थ डिवीजन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए आप जैसा इन्हें बोला है कि आप इनको रिप्लेस करेंगे, यानी P की जगह प्लस, Q की जगह माइनस, R की जगह इनटू और S की जगह डिवीजन, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, यानी इन सबको यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 57 के इक्वल आएगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे क्या है आपका ABCDEFGH एंड I, ये केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। ठीक है, CA के बाई को तीसरा है, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप गोला बनाइए इस तरह की। तो जब इस तरह आप गोला बनाएंगे और उसके बाद इसमें 9 सेटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, CA के बाएं को तीसरा है, यानी देखो बायां समझना, बायां मतलब क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त। ठीक है, क्लॉकवाइज, और दायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आप इसको समझ सकते हैं वामावर्त। ठीक है, और दायां भी, दायां वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज,
और ये आपका दक्षिणावर्त, ठीक है, ये आपका दायां है, ये आपका है बायां। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, इस तरह से आप समझेंगे। तो यहाँ पे बोला है सी ए के बाएं को तीसरा है, ठीक है, ए के बाएं 1 2 3, सी यहाँ पे आ गया। और उसके बाद ई ए के बाएं को, ए के ई के जो ई है ए के दाएं को चौथा है, तो 1 2 3 4, ई यहाँ पे आ गया। डी आई के बाएं को चौथा है, जो डी है आई के बाएं को, आई के बाएं को चौथा है, जो ए के दाएं को दूसरा है, यानी आई के बारे में बात कर रहा है जो ए के दाएं को दूसरा है, तो ए के दाएं को दूसरा आई यहाँ पे आएगा। फिर डी आई के बाएं को चौथा है, राइट, तो 1 2 3 4, तो डी यहाँ पे आ गया। उसके बाद उसने क्या बोला है, एफ बी के बाएं को तीसरा है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी है, ये दाया आएगा, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन है। एफ बी के दाएं को चौथा है, यानी जो एफ है वो बी के दाएं को 1 2 3, एफ जो है बी के दाएं को कौन सा है बोला है इसने, तीसरा है, तो 1 2 तीसरा यहाँ पे आएगा। और इसके अलावा कोई और सिचुएशन आपकी बनेगी नहीं यहाँ पे, राइट, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लेंगे आप बी को, तो 1 2 तीसरा यहाँ पे आ रहा है ई पे, ठीक है, वो आपका मैच नहीं करेगा, तो सिर्फ यही सेटिंग आएगी आपकी। फिर क्या बोला है, जी ए का निकटतम निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी जो है वो ए का निकटतम नहीं, तो जी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ एच आएगा, जी यहाँ पे आएगा। तो ये आपका पूरा यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। ई के संबंध में एच का स्थान क्या है, ई के संबंध में एच का स्थान क्या है, तो देखिए आपका यहाँ पे ई के संबंध में अगर हम देखें यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, ई के संबंध में एच का स्थान, ये बाएं में है 1 2 3, तो एच जो है ई के बाएं तीसरा है, एच जो है ई के बाएं तीसरा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, अब बोला इसने जी के दाएं को तीसरा कौन है, तो ध्यान दीजिए, आपको वापस जाने, तो देखिए जी के दाएं को तीसरा कौन है, जी के दाएं जाएंगे आप 1 2 3, तो जी के दाएं तीसरा कौन आ रहा है, सी आ रहा है, लेकिन सी तो आपका ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है ई के दाएं को पांचवा कौन है, ई के दाएं को पांचवा कौन है, 1 2 3 4 5, ई के दाएं पांचवा आपका ए है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एच के बाएं को दूसरा कौन है, एच के बाएं को दूसरा कौन है, एफ है, राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, डन। अब बात करते हैं 116वें क्वेश्चन की, डी के एकदम दाएं कौन है, तो आप देखेंगे डी के एकदम दाएं कौन है, एफ है, यानी ये क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस समूह में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच बैठा है, तो ये है आपका एच एफ है, यहाँ पे जो ए है वो एच और एफ के बीच में है, आप देख सकते हैं जो ए है वो एच और एफ के बीच में है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है भाई, पश्चिम की ओर चलना शुरू किया इसने, फिर कुछ दूरी तय करने के बाद वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा, फिर वो दाएं मुड़ता है, तो भाई दाएं मुड़ा, तो अब वह किस दिशा की ओर है, भाई पश्चिम की ओर है फिर से, राइट, कोई डाउट ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो वाई है एक्स के पूर्व में है, जो वाई है आपका, यानी एक्स के पूर्व में इस तरह से आ गया। उसके बाद जो, अच्छा, अब जो मतलब ये एक्स की बात कर रहा है, यानी एक्स जो जेड के उत्तर में है, ठीक है भाई, जेड को यहाँ आना पड़ेगा अगर एक्स को उत्तर में आना है तो, ठीक है। अब उसके बाद पी के, ओके, उसके बाद जेड के दक्षिण, ओके, अब क्या बोला है उसने, यदि पी जेड के दक्षिण में है, पी जेड के दक्षिण में, ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो वाई पी की किस दिशा में है, तो वाई पी की किस दिशा में, तो वाई जो आ रहा है वो आपका उत्तर और पूर्व में आ रहा है, राइट, बट उत्तर पूर्व तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ई तथा एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिसमें 2 विवाहित युग्म में डी ए की दादी है, ठीक है, तो ध्यान से समझना, जो डी है वो दादी है किसकी, ए की, तो भाई इसकी शादी जिससे भी हुई होगी, उसका बेटा या बेटी जो भी होगी, उसकी शादी हुई होगी, फिर उसके जो बच्चे होंगे उसमें ए है, तो ए की दादी है, ए का जेंडर हमको नहीं पता, ठीक है, इस तरह से बनेगा आपका। आगे क्या है, जो डी है वो ए की दादी और बी की माँ है, तो भाई बी की माँ है, अब बी मेल है फीमेल है नहीं पता अभी। सी बी की पत्नी है, ठीक है भाई, ये तो मेल है, तो सी इसकी पत्नी होगी। एवं एफ की माँ है, अच्छा, सी बी की पत्नी है और एफ की माँ भी है, तो नहीं एक और बच्चा है, एफ मेल है फीमेल नहीं पता। एफ ई की पोती है,
यानी जो एफ है ये पोती है, फीमेल है और ई की पोती है, तो यानी ई यहाँ पे आना चाहिए। करेक्ट। तो ये आपका पूरा यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, 6 लोग आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमें ए का जेंडर अभी भी नहीं पता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सी का ए से क्या संबंध है? सी का ए से क्या संबंध है? माता है, ऑप्शन सी। परिवार में कुल कितने पुरुष है? भाई पुरुष के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, हमें ए का जेंडर ही नहीं पता है, तो आंकड़े अपर्याप्त, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। विवाहित युग्म कौन सा है? डीई और बी सी, डीई और बी सी, ऑप्शन डी करेक्ट। आप देख सकते हैं। उसके बाद कौन से व्यक्ति युवा पीढ़ी के हैं? तो कौन से व्यक्ति युवा पीढ़ी के हैं? देखो, ए और एफ ये बिल्कुल युवा पीढ़ी के हैं, तो ए और एफ आपको कहां मिल रहा है? ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। करेक्ट। आगे देखिए, डी का एफ से क्या संबंध है? डी का एफ से क्या संबंध है? डी, आप डी क्या दादी है एफ की, तो बस ऑप्शन डी करेक्ट। तो ये आपका ऑप्शन डी आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित करें। तो भाई आपका क्या है? डी आई एस एस आई डी एन टी और बाकी ये और भी हैं, तो आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको अरेंज करना है। तो ये बहुत इजी है, ये आपका आप अरेंज कीजिएगा, जो आपका आंसर निकल के आएगा वो 31452 आएगा। 31452 यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए दो के विपरीत संख्या बताइए। तो देखिए, ये आपका 3 और 6, ये आपका 3 और 6, तो भाई 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी 2 के विपरीत क्या होगा? ऑप्शन यानी 5। नीचे प्रत्येक प्रश्न में कथन व दो निष्कर्ष दिए हैं, दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। सभी निष्कर्ष को पढ़कर आपको यह तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। कुछ कोड रहस्य हैं, तो ये कोड है, ये कुछ कोड रहस्य हैं। ये कोड को मैं सी से और रहस्य को आर से डिनोट कर रहा हूँ। सभी रहस्य पहली हैं, तो भाई ये सभी के सभी रहस्य क्या हैं? पहेली हैं। अब क्या बोला है? सभी रहस्य कोड हैं, सभी रहस्य कोड हैं, ये तो गलत बात है भाई। कम से कम कुछ कोड, कुछ पहेली कोड है, यानी कुछ पहेली कोड है। हाँ सही बात है, क्योंकि जब आर इसके अंदर पूरा आ रहा है और कुछ रहस्य आपके कोड है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कम से कम कुछ जो पहेली है वो कोड है, तो यानी केवल दूसरे को ही क्या करता है? अनुसरण करता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो भाई इनको काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका सिंपल ट्रिक क्या है? जब भी ऐसा फिगर कुछ मिले आपको, या फिर ऐसा मिले, राइट, या फिर ऐसा मिले, मतलब इसमें और भी बना सकते हैं लाइन्स वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? जितने त्रिभुज दिख रहे हैं उनको काउंट करना है, उसका डबल कर देना है। तो कितने आए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल क्या होगा? 16। तो 16 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से और भी यहाँ पे चीजें कम, और भी कॉम्पैक्ट फिगर बना सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, काउंट करना है और सीधे उसका डबल करना है। नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने काटने खुलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? तो भाई पहले फोल्ड किया, फिर एक और फोल्ड किया, फिर उसके बाद फोल्ड करने के बाद यहाँ पे कट मारा है ऐसा। ठीक है, तो जब ये ऐसा कट खुलेगा तो ये कट यहाँ भी आएगा, ये कट यहाँ भी आएगा, ये कट यहाँ भी आएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऑप्शन बी जैसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों छोर से 21वें स्थान पर है, तो बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो भाई दोनों तरफ से, यानी इधर से भी काउंट करो तो भी 21, और इधर से काउंट करो तो भी 21। तो 21 + 21 दो बार काउंट कर दिया, एक बार माइनस करना पड़ेगा, 21 दूनी 42 और एक माइनस करो तो 41। टोटल कितना आएगा यहाँ पे? 41 आएगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें आपका देख रहे हो वाई आ रहा है पहले वाले में, और यहाँ पे कहीं वाई नहीं, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? आंसर होगा। किसी कोड भाषा में पेल को 2134 लिखा जाता है, अर्थ को 41590 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में PARL को क्या लिखा जाएगा? देखिए, पी का कोड 2 हो गया, ए का 1 हो गया, एल का 3, ई का 4। इस तरह आप यहाँ भी कोड ढूंढ लेंगे, और इसका जो कोड बनेगा आपका PEARL, तो इसका बनेगा आपका 24153, यानी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपको यहाँ पे स्टार की जगह मार्क ये पुट करना है, तो आप ऑप्शन बी को पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 × 4 -9 = 15। 6 चौको 24, 24 - 9 करेंगे तो ये आपका 15 निकल के आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर है। आगे बढ़ते हैं, माफ कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आकृति भिन्न है? तो देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये उल्टा एन है, उल्टा एन है, वहां पे रेखा है, जहां पे रेखा है वहां पे उल्टा एन है, जहां पे रेखा है वहां पे उल्टा एन है, जहां पे रेखा है यहाँ पे सीधा एन आ गया, और यहाँ पे रेखा देख रहे हो, यहाँ पे उल्टा एन है। तो इस वाले में क्या है? जहां पे रेखा है वहां पे सीधा एन आ गया, तो यानी ये आपका डिफरेंट है, तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा? आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो ये मीठा है, ये कड़वा है, ये नमकीन है। भाई इनमें कम से कम टेस्ट तो है, ये आपका टेस्टलेस है, तो ये आपका डिफरेंट है। निम्नलिखित प्रश्न में से विभिन्न स्थानों पर डेल्टा चिन्ह
विभिन्न गणितीय चिन्हों के लिए है जो विकल्पों के रूप में दिए गए हैं। चिन्हों के सही क्रम वाले विकल्प को चुनिए जिसे प्रतिस्थापित करने पर प्रश्न समीकरण सही हो जाए। ठीक है, तो भाई इसमें आप डाल दो ये वाला ऑप्शन। कैसे? देखो ये फिट होगा क्योंकि 4 पंजे 20 प्लस 4 24, तो 24 बराबर 24 किस में आ रहा है? आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है। एक जनगणना में 70% लोग के पास कार, 75% लोगों के पास टीवी है। 70 के पास कार, 75 के पास टीवी है। यदि 55% लोग टीवी और कार दोनों रखते हैं तो ये 55 वाले के बीच में आ गए, राइट? ये 55 दोनों रखते हैं तो कितने प्रतिशत लोगों के पास ना तो कार है ना टीवी है? तो देखिए 70 आपके वो लोग हैं जिनके पास क्या है आपका, जिनके पास कार है, तो उसमें कुछ कॉमन भी होंगे, तो आपको प्योर कार वाले निकालने, तो प्योर कार वाले कितने होंगे? आप 70 में से 55 माइनस कर दो, यानी 15 15 प्योर कार वाले हैं। और अगर हम प्योर बात करें टीवी वाले, तो 75 में से 55 माइनस कर दो, तो ये आपका कितना निकल के आएगा? 20 निकल के आएगा। करेक्ट? तो 20 प्योर आपके क्या है? टीवी वाले हैं। और आप इन सबको देखो, प्योर 15 है जिनके पास कार है, प्योर 20 जिनके पास टीवी है, और 55 ऐसे जिनके पास दोनों है, तो इन तीनों को ऐड कर दो। 15 और 55, ये कितना आ गया आपका? 70, 70 और 20 90। तो 90 लोगों के पास, 90% लोगों के पास कुछ ना कुछ है, तो यानी 100 में से 90 हटा दो, तो 10% लोग ऐसे जिनके पास ना तो टीवी है और ना ही कार है, यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 110, 132, 156, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 210। तो देखिए पहले का कितना गैप है? 22 का, फिर इससे अगले में 24 का, तो इससे अगले में 26 का होगा, फिर उससे अगले में कितना होगा? 28 का होगा। तो 156 में आप जब आप 26 ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 182। ऐड कर लीजिए 6 12, फिर 5 2 7 और 1 8 और 1 182 मिल रहा है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दाएं बाएं में बहुत गलतियां होती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला है? मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो ठीक है भाई 25 मीटर दक्षिण की ओर आ गया। उसके बाद क्या बोला है? वो दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। ठीक है भाई, दाहिनी ओर घूमा और 20 मीटर चला, ये 25 था, ये 20 आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर बाईं ओर घूमकर 30 चलता है। ठीक है भाई, बाईं ओर चल घूमकर 30 चलता है, फिर पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर अब 20 चलता है, फिर यहाँ पे 20 आ गया। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो देखिए ये गैप कितना आ गया? 30। और टोटल गैप कितना हो गया? प्रारंभिक बिंदु ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो ये कितना आ गया? 30 20 50 5 55। तो 55 आपका आंसर है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कुत्ता बिल्ली जानवर, तो यहाँ पे सीधी बात है यार, ये जानवर का हो गया, ये कुत्ता ये बिल्ली। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आयतन लीटर में, तो क्षेत्र किसमें होगा? हेक्टेयर में। सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ये कमीज है, ये स्वेटर है, ये जैकेट है और ये पैंट है। तो भाई ये तो अपर वाले हो गए, ये लोअर वाला हो गया, यानी ऑप्शन डी इज आपका क्या है? डिफरेंट है, और यही आंसर है। क्रिएशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक आरंभ से शब्द में उतनी ही दूर है जितने की वे वर्णानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पर है? तो देखिए CREATION, तो ये आता है 3 पे, और ये आपका आता है 18 पे, ये 5 पे, ये 1 पे, ये 20 पे, ये 9 पे, ये 15 पे और ये 14 पे। तो 14 15 एक तो ये मिल गया। उसके बाद देखिए 3 4 5, तो एक तो ये मिल गया। 18 19 20 नहीं, गैप ज़्यादा है, 18 19 20 यहाँ पे आना चाहिए था। और 15 14 नहीं, और कोई नहीं, तो एक तो ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। 15 14 और 3 5। ठीक है, यानी दो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैच कराना है। इंद्रधनुष, बारिश, सूरज, खुश और बच्चा। तो देखिए आपका क्या होगा? ये आपका निकल के आएगा। देखिए सिंपल सा है, 2 ये 3 1 5 4, यानी ऑप्शन डी आपका राइट बैठेगा। बारिश के बाद आपका क्या होगा? सूरज। उसके बाद आपका इंद्रधनुष। उसके बाद यहाँ पे बच्चा आपका क्या होगा? खुश होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बनेगा। अब क्या है? किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 30A माइनस 11/2B। इसमें ए क्या है आपका? जो घंटे वाला समय है, और 40 क्या है आपका? ये बी क्या है आपका? जो मिनट वाला समय। तो 30, और ये मॉड के अंदर क्यों? क्योंकि नेगेटिव आएगा तो भी आपको पॉजिटिव लेना है। और 11/2, और इसको डाल दीजिए यहाँ पे 40, तो ये कितना आएगा? 4 3 हमारा 120, और ये आपका 20 आ गया। 11 दूनी 22, तो गैप कितने का आ रहा है? 100 का गैप आ रहा है, राइट? मॉड लेंगे, नेगेटिव है तो क्या हुआ? पॉजिटिव कर लेंगे उसको। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि घड़ी में 3:13 हो रहे हैं तो जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा? तो आपको पता है 18:30 से माइनस करना होता है, तो 3 13 को माइनस कीजिए, तो यहाँ कितना आएगा? 10 में 3 गया 7, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे कितना आएगा? 15, 18 में 3 गया 15, यानी 12 3 15 3 17 होगा आपका, राइट? यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेजर बटालियन, तो कर्नल होता है आपका रेजिमेंट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसे देखिए, ये आपका है 2 दूना 4, 2 दूना 4 इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 दूना 8 बीच में, फिर 5 एकम 5 आपका कितना आ गया? साइड में आ गया। इस तरह आपका ये लॉजिक यहाँ भी लग रहा है, तो इसमें क्या बनेगा आपका? इसमें बनेगा ऑप्शन बी, यानी 792। जैसे आपने इसमें लगाया, जैसे इसमें लगाया, उसी तरह आप इसमें लगाएंगे, तो 792 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका
बस इसको भी क्रमबद्ध करना है आपको, तो इसको आप क्रमबद्ध कर लीजिएगा। तो ये आपका राइट आंसर क्या बनेगा, 24513, 24513 ऑप्शन बी। ठीक है, आपको इस तरह से यहाँ पे अरेंज करेंगे तो ये आपका बिल्कुल राइट क्रम में होगा। आगे बढ़ते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है, उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है। ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा किया जा रहा है, ये तस्वीर है वो। इसकी जो बहन है वो यहाँ पे इसकी बहन हो गई, इसकी बहन मेरे भाई के पुत्र, इसकी बहन मेरे भाई के पुत्र, ये मैं हो गया मान लो, ये मेरा भाई हो गया, इसके भाई के पुत्र, इसकी शादी हुई है, ये यहाँ पे उसकी माता है, तो भाई इसी से शादी हुई है, तो ये इस लड़की की माता है, यानी ये कौन है, तुषार है। और ये हो गया यहाँ पे मिहिर, और ये मिहिर इस लड़की की ओर इशारा करते हुए सारी बातें बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुषार है ऑब्वियसली मेल है, तो तुषार का मिहिर से क्या संबंध है, तो ये मिहिर क्या है, तुषार का चाचा है। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है, और बाकी आपको मैंने मैथ्स का सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करेंगे आपके आज के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 151। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक अधिगम अनुभवों की योजना में निम्न को शामिल नहीं किया जा सकता। विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा, विषय वस्तु आधारित प्रश्नों का निर्माण, विषय वस्तु का स्मृति के आधार पर दोहराना, विषय वस्तु पर प्रस्तुतिकरण। तो जब हमें अर्थपूर्ण अधिगम की हम बात कर रहे हैं, यानी मीनिंगफुल लर्निंग की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका केवल स्मृति के आधार पर दोहराना इसमें नहीं आएगा, बाकी सब आपके अर्थपूर्ण अधिगम को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक रचनावादी शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों के आकलन हेतु निम्न में से कौन सी विधि आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगती है? मानकीकृत परीक्षण, परियोजना कार्य, स्मृति आधारित तथ्यात्मक प्रश्न या बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखिए, एक रचनावादी शिक्षक के रूप में जो सबसे श्रेष्ठ विधि रहेगी वो रहेगी आपकी परियोजना कार्य, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क। जब आप प्रोजेक्ट वर्क देंगे तो ये काफी क्रिएटिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। परंपरागत कक्षा शिक्षण में प्रदत्त कक्षा कार्यों की प्रकृति होती है। तो आप एक जो क्लासरूम है, जो नॉर्मल आपकी परंपरागत रूप से जो कक्षा चलती है, उसमें जो कार्य दिया जाता है वो किस तरीके का होता है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, उपरोक्त में से सभी। तो आपने देखा ही होगा, शिक्षण में कार्य दिया जाता है क्लासरूम में बैठ के जो बच्चों को करना होता है, वो अक्सर क्या होता है? संज्ञानात्मक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बालक विचारों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा और अभिव्यक्ति में मौलिकता के गुणों को दिखाता है। वह एक सृजनशील बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, बुद्धिमान बालक है, पूर्ण समायोजित बालक है। तो देखिए, अगर एक बच्चा जो है सृजनात्मकता दिखा रहा है, क्रिएटिविटी शो कर रहा है, जिज्ञासा दिखा रहा है, अभिव्यक्ति की मौलिकता है, मतलब नयापन आता है उसके अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन में, तो वो क्या है? एक सृजनशील बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निदानात्मक मूल्यांकन का परिणाम है स्वाध्ययन, सहसहयोगी अधिगम, निरीक्षित अध्ययन या उपचारात्मक शिक्षण। तो देखिए, निदानात्मक मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं, मतलब डायग्नोस्टिक असेसमेंट या डायग्नोस्टिक टेस्ट की जब हम बात करते हैं, तो आप बच्चों के अंदर कमियां पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे बच्चों को लर्निंग में कहां पर दिक्कत आ रही है, और उसके बाद जो भी बच्चों की वीक पॉइंट या फिर आपको ये पता चलता है कहां पे बच्चे को अधिगम में कठिनाई आ रही है, तो उसका आप क्या करते हैं? आप उसका उपचार करते हैं। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हमेशा आती है रेमिडियल टीचिंग, मतलब निदानात्मक मूल्यांकन के बाद आप देंगे उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है आदर्शवादी, सूचनाप्रद, निर्देशात्मक, प्रभावशाली। तो एक शिक्षक से जो अपेक्षित व्यवहार होगा वो होगा आपका आदर्शवादी। ठीक है, एक टीचर जब अपने आप को एक आदर्श के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, तो बच्चे उससे प्रभावित होकर उसके गुणों को देखकर अपने जीवन में भी वही गुण, वो मूल्य उतारने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यालय के किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की बात की जा रही है? प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर? तो देखिए, व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की जो बात की जा रही है वो आपकी बात की जा रही है माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर वोकेशनल एजुकेशन को भी इंक्लूड किया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके विषय में कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 158, ई लर्निंग सामग्री द्वारा विद्यार्थियों को शैक्षिक सामग्री प्रदर्शित करने के पश्चात शिक्षक को करना चाहिए। ई लर्निंग सामग्री पर विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान, ई लर्निंग सामग्री पर तत्काल मूल्यांकन, अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए, बैठक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, जब ई लर्निंग सामग्री आपने बच्चों के सामने रखी है, उसे प्रदर्शित किया है, तो उसके बाद उस लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड बच्चों के दिमाग में कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, कुछ उनके डाउट्स हो सकते हैं। तो फिर यहां पर टीचर के लिए रिक्वायर्ड है कि ई लर्निंग सामग्री पर विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करें। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षक को छात्रों के कौशलों का परीक्षण करने हेतु निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग करना चाहिए? मौखिक, लिखित, क्रियात्मक, खेलकूद संबंधी। तो देखिए, यहां पर बात हो रही है कि आपको बच्चों का कौशल परीक्षण करना है, यानी जो स्किल्स हैं आपको उन्हें चेक करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? बच्चे का क्रियात्मक पक्ष आपको चेक करना है, यानी आप क्रियात्मक परीक्षण का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, पालक शिक्षक बैठक में यदि किसी विद्यार्थी के पालक बैठक में कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं तो एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थी पर ध्यान नहीं देंगे, यथासंभव अभिभावक से स्वयं जाकर मिलेंगे, विद्यार्थी को दंडित करेंगे, अभिभावक को लिखित सूचना भेजेंगे। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में अगर कोई पेरेंट्स नहीं आ रहे कभी भी आपसे मिलने, तो आप क्या करेंगे? यथासंभव अभिभावक से स्वयं जाकर मिलेंगे। एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। कठोर अनुशासन का पालन कराएं, प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करें, पुस्तक की विषय वस्तु के आधार पर उत्तर देने पर जोर दें, प्रत्येक विद्यार्थी के संपर्क में रहें। तो एक प्रभावी शिक्षक के लिए नाते आपको क्या करना होगा इनमें से? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, कठोर अनुशासन नहीं लगाएंगे आप, प्रश्न पूछने को हतोत्साहित कभी भी नहीं करना चाहिए बच्चों को, और पुस्तक की विषय वस्तु के आधार पर ही आप उत्तर देने के लिए जोर दें, ये भी गलत ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या निकल के आता है आपका? कि प्रत्येक विद्यार्थी के आप संपर्क में रहेंगे। किसी कक्षा में प्रभावी अधिगम कराया जा सकता है दंड अथवा पुरस्कार द्वारा, प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहन देकर, ड्रिल एवं अभ्यास द्वारा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़कर अध्यापन द्वारा। कक्षा में जो प्रभावी अधिगम है वो आप कैसे करा सकते हैं? विषय वस्तु को जब आप विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तब बच्चा उसमें रुचि लेगा। जब बच्चा जो है अपने क्लासरूम में सीखी हुई चीजों को अपने वास्तविक जीवन से, अपनी रियल लाइफ से जोड़ पाएगा, तो उसका इंटरेस्ट स्वतः ही आपके लर्निंग मटेरियल में डेवलप हो जाएगा। तो इसी से प्रभावी अधिगम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर यथासंभव मातृभाषा में ही शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षार्थी सरलता पूर्वक सीख पाता है, यह बच्चों में आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, इससे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, यह बच्चों को सीखने हेतु प्राकृतिक वातावरण प्रदान करता है। तो देखिए, इसके विषय में क्या कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर यथासंभव मातृभाषा यानी मदर टंग में ही जो है शिक्षण होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को क्या लगता है? एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, प्राकृतिक वातावरण मिलता है जिसमें बच्चा अच्छे से सीख पाता है। बच्चों का अधिगम सुनिश्चित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है पाठ्यपुस्तक की, विद्यालय की, समाज की, अध्यापक की। तो अधिगम सुनिश्चित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक की। ठीक है, तो वो सुनिश्चित करता है कि बच्चे की लर्निंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं। उत्तम कक्ष प्रबंधन हेतु आवश्यक है उपयुक्त योजना एवं सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, शिक्षक की समय निष्ठा सुनिश्चित करना, प्रभावी समूह कार्य द्वारा छात्रों में परस्पर अंतःक्रिया, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, आपका कक्ष प्रबंधन हेतु आपके लिए सबसे उत्तम क्या रहेगा? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त योजना और सहायक शिक्षण सामग्री भी आप तैयार रखेंगे। शिक्षक की जो समय निष्ठा है, यानी कि आप टाइमली क्लास में पहुंचेंगे, टाइमली सब चीजें जो है आप कंडक्ट करेंगे क्लासरूम में, और समूह कार्य यानी जो ग्रुप एक्टिविटीज है उसमें बच्चों का प्रॉपर इंटरेक्शन करवाएंगे। तो ये सभी जो है कक्षा प्रबंध हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो बच्चा जो है कई प्रकार से सीख सकता है। ठीक है, तो कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे बच्चे सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कई प्रकार से। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है
कक्षा में नीरवता, कक्षा में पूर्ण उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया कक्षा कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो अभिप्रेरित शिक्षण हमें कब दिखाई देगा? जब विद्यार्थी जो हैं वो प्रश्न पूछेंगे। जब बच्चे भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं और बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित हैं। शिक्षण की बाल केंद्रित विधि है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, अनुसंधान विधि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जहां व्याख्यान की बात आ गई वहां पर तो देखिए टीचर का रोल ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर से आपका जो ऑप्शन निकल के आएगा वो ऑप्शन है आपका सी, अनुसंधान विधि। अनुसंधान या हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड जो है आपका, ये आपकी बाल केंद्रित विधि है। छात्र उसी विषय में अधिक ध्यान लगाता है तथा कार्य करना पसंद करता है जिसमें उसकी डैश हो, आत्मविश्वास, प्रेरणा, अभिरुचि, पहचान। तो बच्चे उसी काम में अपना मन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे जिसमें बच्चे की रुचि या इंटरेस्ट होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी, अभिरुचि। एक शिक्षक साधन संपन्न है जब वह संसाधनों को प्रयोग में लाने का कौशल रखता हो, विद्यालय के वातावरण में समाजित होना जानता हो, छात्रों के बीच बहुत अच्छी छवि रखता हो, उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध रखता हो। तो देखिए एक शिक्षक को हम साधन संपन्न कब कहेंगे, रिसोर्सफुल कब कहेंगे? जब वो संसाधनों को प्रयोग में लाने का कौशल रखता हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आपके विचार में आदर्श विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? धैर्य, आज्ञाकारिता, आक्रामकता, स्वतंत्र सोच। तो देखिए आदर्श विद्यार्थी या स्टूडेंट के पास क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र सोच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए सोचने की, विचारने की, तभी वो आगे सीख पाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं व योग्यताएं एक की अपेक्षा दूसरे में डैश होती हैं, अधिक, कम, भिन्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी, भिन्न। अगर हम अलग अलग बच्चों की बात करें तो वे अपनी अभिरुचियों में, अभिक्षमताओं में, योग्यताओं में और भी कई गुणों में वो डिफर करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हमारी कक्षा में सभी बच्चे समान नहीं होते, सभी में हमें अलग अलग तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना होता है? कक्षा में अलग अलग तरह की विधियों का, प्रविधियों का प्रयोग करना होता है, जिससे कि सारे ही बच्चे जो हैं हमारी टीचिंग से लाभान्वित हो सके। श्यामपट्ट पर लिखते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रंगीन चौक का प्रयोग, स्वच्छ लिखावट और पंक्तियों में उपयुक्त अंतर, स्पष्ट और शुद्ध लेखन, डस्टर का उचित प्रयोग। तो देखिए जब आप श्यामपट्ट पर कुछ भी लिख रहे हैं तो वो स्पष्ट होना चाहिए, बच्चों को आसानी से समझ में आए, और शुद्ध लेखन का मतलब करेक्ट होना चाहिए, उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक। शिक्षण विधि के चयन के लिए डैश का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता, छात्रों का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, छात्रों की मानसिक क्षमता। तो देखिए कोई भी टीचिंग मेथड जब आपको सेलेक्ट करना है तो आपको विषय वस्तुओं का कठिनाई स्तर, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कक्षा में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, अलग अलग डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले बच्चे आपकी कक्षा में हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना होगा, और छात्रों की मानसिक क्षमताओं का भी आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन छात्र का जो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है उसका हमें यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है शिक्षण विधि को सिलेक्ट करते वक्त। अभिरुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व विकास से होता है, इसका प्रभाव डैश चयन में भी महत्वपूर्ण होता है। व्यवसाय, रोजगार, उच्च शिक्षा, कार्य कौशलता, दैनिक कार्य में। तो देखिए जो आपकी अभिरुचियां हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, उसका प्रभाव आपका व्यवसाय या रोजगार चयन करते वक्त भी पड़ेगा। ठीक है, तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा आप उसी को एज अ जॉब, एज अ वोकेशन लेना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षक छात्रों में सामाजिक मूल्यों का बीजारोपण कर सकता है महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाकर, आदर्श व्यवहार द्वारा, उनकी आदतों में अनुशासन लाकर, सामाजिक मूल्यों से संबंधित व्याख्यान देकर। तो देखिए शिक्षक छात्रों में सामाजिक मूल्यों का बीजारोपण कैसे कर सकता है? आदर्श व्यवहार द्वारा। जब टीचर के अंदर उसके व्यवहार में वो सारे गुण नजर आएंगे जो वो बच्चों में लाना चाहता है, तो बच्चे भी उसके इन गुणों से प्रभावित होकर अपने जीवन में उन गुणों को उतारेंगे। आपकी कक्षा में आप एक विद्यार्थी को अधिगम मंदित पाते हैं,
आप उसकी अधिगम बाधाओं को जानने का प्रयास करेंगे, उसे विशेष रूप से अधिगम बंधित छात्रों के लिए चिन्हित कक्षा में बैठाने का प्रयत्न करेंगे, पहले की तरह पढ़ाना जारी रखेंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हमें कोई स्लो लर्नर या अधिगम बंधित बच्चा जो है वो अपनी कक्षा में मिलता है तो हम उसकी अधिगम बाधाओं को पहचान कर सुधारने का या उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। बी और सी दोनों। देखिए, अगर आप छात्रों के इमोशंस का दमन करेंगे, उनको दबाएंगे, उन्हें बोलने नहीं देंगे, ठीक है, उनकी भावनाओं को समझेंगे नहीं, तो एक तो उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगेगी, दूसरा उनकी जो सृजनात्मकता, उनकी जो क्रिएटिव एबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कुंठित हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही क्या होगा? बी और सी दोनों। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक उदाहरण देते हैं क्योंकि छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सके, पाठ को रोचक बनाने हेतु, पाठ को समझाने हेतु, पाठ को लंबे समय तक पढ़ाने हेतु। तो देखिए, जब टीचर्स टीचिंग करते हैं तो वो बीच बीच में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। किस लिए? पाठ को समझाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से जो है आपको टॉपिक, आपको जो लेसन पढ़ाया जा रहा है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसीलिए आपको बीच बीच में एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी नीति पाठ का परिचय देने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? व्याख्यान, प्रदर्शन, प्रश्न पूछना, व्याख्या। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको इंट्रोड्यूस करना है लेसन को, तो आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? तो देखिए, जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम प्रदर्शन विधि को अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चा देख के, आप कुछ फोटो या पिक्चर या कुछ दिखा रहे हैं, बच्चे के सेंसेस ज्यादा एक्टिव होंगे। ठीक है, जब आप बताएंगे उसके विषय में तो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं, तो उससे बच्चे के ज्यादा सेंसेस एक्टिव है, बच्चे चीजों को देखकर जो है ज्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करने के टाइम आपको अगर कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है, कोई लेसन आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप प्रदर्शन विधि का उपयोग से उपयुक्त रहेगा। एक प्रभावशाली शिक्षक डैश के मानकों को अपनाता है। एक तंत्रीय समाज, प्रजातांत्रिक समाज, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए, एक प्रभावशाली शिक्षक हमेशा प्रजातांत्रिक समाज के मानकों को अपनाएगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जहां पर सभी को बोलने का अधिकार होता है। मतलब बच्चे जो हैं वो सिर्फ निष्क्रिय श्रोता के रूप में आपकी बातों को सुनेंगे नहीं, उन्हें भी क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, वो आपसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्लियर करवा सकते हैं। तो प्रजातांत्रिक समाज के मानकों पर ही कक्षा चलेगी, ये होती है डेमोक्रेटिक टीचिंग, और यही काफी प्रभावशाली शिक्षण है। निम्नलिखित में से किसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है? सिद्धांत परीक्षण में, शोध प्रबंध लिखने में, सिद्धांत विकसित करने में, कक्षा की समस्या का समाधान करने में। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च आप कंडक्ट करते हैं अपनी इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? कक्षा की समस्या का समाधान करने के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अध्ययन किया जाता है। शिक्षा की उपयोगिता का, सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का, मनोविज्ञान के नियमों के उपयोग का, समस्याओं के मनोवैज्ञानिक समाधान के तरीकों का। तो देखिए, आप शिक्षा मनोविज्ञान में किस चीज को पढ़ते हैं? सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, क्या आप टीचिंग मेथड यूज करेंगे, आपको बच्चों के मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों को पढ़ाना है, क्या प्रविधियां होनी चाहिए, टीचिंग एड का यूज करना है, बच्चों को आपको किस तरह समझाना है, ये सब आप शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका क्लियर है, बी। शिक्षक और अधिगमकर्ता की समान रूप से सहभागिता रहती है। व्याख्यान विधि में, प्रदर्शन विधि में, प्रश्नोत्तर प्रविधि में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि, इन दोनों में तो टीचर एक्टिव है। ठीक है, समान रूप से सहभागिता किसमें रहेगी? प्रश्नोत्तर प्रविधि में, जहां पे टीचर प्रश्न पूछ रहा है, बच्चे उत्तर दे रहे हैं, या फिर बच्चों के मन में कोई डाउट है तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं और टीचर उसका आंसर करेंगे। एक अभिप्रेरित शिक्षक में निम्न विशेषताएं होती हैं: अवास्तविक महत्वाकांक्षाएं, लक्ष्योन्मुख व्यवहार, असंतोष, आवश्यकताओं से वंचित रहना। तो देखिए, एक मोटिवेटेड टीचर की क्या विशेषताएं होंगी? एक मोटिवेटेड टीचर का अंदर होता है
लक्ष्य उन्मुख व्यवहार। ठीक है, अवास्तविक महत्वाकांक्षाएं नहीं हो सकता इसका, असंतोष भी उसमें नहीं होता है, आवश्यकताओं से वंचित रहना ये भी नहीं होता। एक अभिप्रेरित शिक्षक के अंदर क्या होगा, लक्ष्य उन्मुख व्यवहार। और आपका जो अभिप्रेरित व्यवहार होता है वो हमेशा क्या होता है, गोल डायरेक्टेड या लक्ष्य उन्मुख ही होता है। एक शिक्षक जिसने शिक्षण में रुचि विकसित की है, छात्रों में व्यवहार की समस्या का अध्ययन करता है, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों में तुलना करता है, रूढ़िवादिता के अनुसार नहीं चलता, छात्रों के साथ प्रभावशाली रीति से पेश नहीं आ सकता। तो देखिए, एक शिक्षक जिसने शिक्षण में रुचि विकसित की है वो क्या करेगा, वो छात्रों में व्यवहार की समस्या का अध्ययन करता है। ठीक है, कि बच्चों में जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, वो उनको स्टडी करता है। यहाँ पर विभिन्न परीक्षणों की तुलना नहीं आएगा, रूढ़िवादिता के अनुसार नहीं चलता है ये भी नहीं आएगा, और यहाँ पर मतलब ये इतना रिलेट नहीं कर रहा रुचि विकसित होने से, और छात्रों साथ प्रभावशाली रीति से पेश नहीं आ सकता, ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट पे चलेंगे, सूचना और ज्ञान की प्राप्ति है, सीखने की योग्यता, सामंजस्य की क्षमता, याद करने की क्षमता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सूचना और ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो है आपका सीखने की योग्यता। ठीक है, यदि किसी परीक्षण में कोई छात्र अनेक परीक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिका जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है वस्तुनिष्ठ, वैध, विश्वसनीय, इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई परीक्षण अलग अलग टीचर्स जो है उसे चेक कर रहे हैं और मार्क्स जो है वो एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब वो टेस्ट कैसा है, वो टेस्ट रिलायबल है, विश्वसनीय है। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एक ही टेस्ट को कई बार परफॉर्म किया जाए तो उसके जो स्कोर्स होते हैं उस पर कोई विशेष चेंज नहीं आता। सबसे सफल शिक्षक वह होता है जो छात्रों के विकास में रुचि लेता है, अनुशासन बनाए रखता है, अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देता है। तो देखिए, एक सबसे सफल शिक्षक कौन होगा, जो छात्रों के विकास में रुचि लेता है। शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए, छात्रों में शीघ्र पाठ्यक्रम समाप्त करने के लिए चिंता उत्पन्न करना, छात्रों को शीघ्र काम पूरा करने के लिए प्रताड़ित करना, छात्रों के बीच उचित संभाषण को प्रोत्साहित करना, छात्रों को प्रश्न पूछने पर दंडित करना। तो यहां पर तो बहुत क्लियरली ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने के लिए चिंता उत्पन्न करना गलत है, नेगेटिव जा रहा है। प्रताड़ित करना स्टूडेंट को, ये भी गलत है। प्रश्न पूछने के लिए दंडित करना, ये भी गलत है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, छात्रों के बीच उचित संभाषण को प्रोत्साहित करना। प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का अर्थ है सभी को शिक्षा देना, सभी लड़कियों को शिक्षा देना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। तो देखिए, जब हम प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं और इसके लोकव्यापीकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर किससे मतलब है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने से। विद्यार्थी क्रिया करने के द्वारा सरलता पूर्वक सीख लेते हैं क्योंकि क्रिया सृजनात्मक है, क्रिया स्वयं विद्यार्थी द्वारा की जाती है, क्रिया रुचिकर होती है, शारीरिक श्रम सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि जो क्रिया है वो स्वयं विद्यार्थी के द्वारा की जाती है तो उसको रियल एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज का, बहुत ज्यादा सेंसेस एक्टिव होते हैं और इसीलिए बच्चे जो है उन चीजों को सरलतापूर्वक सीख लेते हैं। सही कथन को चुनिए। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का हिस्सा है, पाठ्यचर्या पाठ योजना का हिस्सा है, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का हिस्सा है, पाठ्यक्रम पाठ योजना का हिस्सा है। तो देखिए, पाठ्यचर्या सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या होती है। पाठ्यचर्या है सिलेबस, पाठ्यक्रम है आपका करिकुलम, ठीक है, और पाठ योजना है आपकी लेसन प्लान। ठीक है, करिकुलम में आपका करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों आती हैं। ठीक है, आपकी शिक्षण जो क्रियाएं होंगी, शैक्षिक क्रियाएं, और आपकी शिक्षणेतर क्रियाएं, या फिर आप कह सकते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं आपकी, साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज, वो सब इंक्लूड होती है इसमें। जबकि सिलेबस में क्या आता है, सिर्फ कक्षा में जो आपको सब्जेक्ट्स या विषय वगैरह पढ़ाए जा रहे हैं वो सब आपका सिलेबस के अंदर इंक्लूड होता है। तो सिलेबस क्या है आपका, ये करिकुलम का हिस्सा है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का
हिस्सा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राइमरी स्तर पर किसी कक्षा में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अनुपात होना चाहिए 1:40, 1:35, 1:30, 1:25। तो देखिए यहां पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार जो प्राइमरी लेवल पर स्टूडेंट रेशो बताया गया है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 1:30, मतलब 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए कौन सी कुशलता परम आवश्यक है? अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानना, सभी छात्रों की योग्यताओं को समझना, सीखने में अयोग्य छात्रों को पहचानना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये शिक्षक के लिए ऐसे कौन सी कुशलता आवश्यक है? सभी छात्रों की योग्यताओं को समझना। ठीक है, तो ईच एंड एवरी चाइल्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है और सबके अंदर आपकी क्या क्या योग्यताएं हैं वो एक टीचर को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है? कठोर अनुशासन, भौतिक परिस्थितियां, निर्धनता, शिक्षक का अच्छा व्यवहार। निम्नलिखित में से आपके बालक के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा कारक यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा? शिक्षक का अच्छा व्यवहार। जब टीचर्स का रवैया बच्चों के साथ अच्छा होगा, अच्छा व्यवहार होगा, तो इससे बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया है वह छात्रों को पूर्णतः समझ में आ गया है, कहलाता है पुनर्बलन, पृष्ठपोषण, सामान्यीकरण, ये सभी। तो देखिए जब टीचर को ये चीज समझ में आती है कि उसने जो पढ़ाया वो सब बच्चों को समझ में आ गया है, तो इसका मतलब ये उसके लिए क्या है? पृष्ठपोषण है। ठीक है, ये फीडबैक मिला है उसे। ठीक है, तो किसी भी टीचर के लिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर को यह समझ में आता है कि जो वो पढ़ा रहा है वो बच्चों तक ठीक तरह से पहुंच रहा है या नहीं, बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है? पृष्ठपोषण है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, ये सभी। तो देखिए आपको किस किस तरीके की व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है, इन सभी में देखने को मिलेंगी। जो आपका जेंडर आपके डिफरेंसेस होते हैं, शारीरिक रचना के आधार पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, मानसिक योग्यताओं के आधार पर भी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ये सभी। वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। सेकेंड ऑप्शन है वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। थर्ड है आपका सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। और लास्ट ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। ये अगर व्यक्तिगत अंतर जो है आपकी क्लासरूम में आपको देखने को मिलते हैं बच्चों में, तो इसका जो ज्ञान है वो शिक्षक के लिए कैसे मदद करता है? इसके हेल्प से सभी शिक्षार्थियों की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उसका ज्ञान टीचर को हो जाता है। फिर टीचर इसी के आधार पर अपनी टीचिंग को आगे कंडक्ट करता है। ठीक है, तो क्लासरूम में आपको किस तरीके से पढ़ाना है वो आपको कैसे समझ में आ जाता है कि किस किस लर्निंग स्टाइल के बच्चे आपकी कक्षा में बैठे हुए हैं, क्या क्या व्यक्तिगत अंतर है। ठीक है, ताकि आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग को आगे बढ़ा सकें। लास्ट क्वेश्चन है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, उपर्युक्त सभी। तो देखिए लर्निंग जो है वो आपका ये सभी कुछ लेकर आती है, व्यवहार में परिवर्तन लाती है, नवीन अनुभव की प्राप्ति करवाती है और आपको समायोजित होना भी सिखाती है। तो ये सभी आपके इसके अंदर आ जाएंगे, यानी उपर्युक्त सभी। तो ये है आपके 200 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के। आई होप आप सब लोगों को अच्छे स्कोर्स मिले होंगे और आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो काफी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने इस टेस्ट में अच्छा स्कोर किया होगा। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर शेयर कर सकते हैं। एंड आई होप आपको इस टेस्ट से अपनी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में फायदा मिला होगा। आई होप आप लोग अपने डीएलएड एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए आपके क्वेश्चन यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।